तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरलेटेड है। इससे पहले मैंने सीक्वल बनाया है मशीन इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में और क्वांटम इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि समय के साथ जो है वो बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं और चीज़ें चेंज होने का बहुत सिंपल सा पर्पस ये है कि हम किसी भी कंप्यूटर साइंस या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिस पर कि हमें किसी भी नेचर के एक्शन का सिमुलेशन करना है, उसमें हम केवल दो ही चीज़ों में डील करते हैं। पहली चीज़ है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे जैसे स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज होती जाएगी या उससे कैसे रिड्यूस होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे नए नए मॉडल्स जो हैं वो इवेलुएट करते जाएंगे, इवॉल्व करते जाएंगे। और इन्हीं नए मॉडल्स का की गणना, इन्हीं नए मॉडल्स का प्रिपरेशन, कैसे ये नए मॉडल्स जो हैं ये वर्क करेंगे, तो ये सारा कुछ जो हिसाब है वो डिपेंड करता है कैसे कैसे हम मशीन इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड बात यहाँ पर ये आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या कोई डिफरेंस है या एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने देखिए बताया है कि जो मशीन इंटेलिजेंस है दैट इज़ द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या मशीन लर्निंग और मशीन इंटेलिजेंस कभी कभी आपस में कोलैबोरेट भी कर लिए जाते हैं। तो गलत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पर जब आप पढ़ेंगे, जब आप एल्गोरिथम्स की डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर का सिमुलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ उस लेवल पर मशीन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ खास फ़र्क रह नहीं जाता है। लेकिन हाँ, एक प्राइमरी बेसिस पर हम कहें तो मशीन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना सा अंतर होता है, या हम कहें मशीन लर्निंग की तरफ ज़्यादा अगर हम बोलते हैं तो मशीन लर्निंग और एआई में डिफरेंस हालांकि आपको मिल जाएगा बहुत जगह, लेकिन बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है एआई मशीन लर्निंग में कि जो मशीन लर्निंग होती है वो एआई का सबसेट होती है। कैसे, किस तरह सबसेट होती है? एआई जो है कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर का सिमुलेशन होता है, कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर का, जिसमें इसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग भी आ सकती है। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग का मतलब सीधा सा है कि प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू कुछ अचीव करना। इसके इतर जो मशीन लर्निंग होती है या हम मशीन इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें हम प्रोग्रामिंग को तवज्जो कम देते हैं, रादर देन हम कुछ ऐसे मैथमेटिकल मॉडलिंग का हिसाब ज़्यादा लगाते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में ज़्यादा हम जागरूक रहते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग उसकी की जाए विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शंस, और हम किसी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है मशीन लर्निंग और एआई में। तो मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग, कुछ प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का यूज़ करते हैं किसी बिहेवियर को सिमुलेट करने में, और प्रोग्रामिंग पे हम डिपेंडेंस थोड़ी कम रखते हैं, जबकि आपका एआई में प्रोग्रामिंग पे डिपेंडेंस बराबर रहती है। और हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग प्लस मशीन इंटेलिजेंस मिला के मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं। मशीन इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग मिलाकर हमारा बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली बात यही है कि मशीन लर्निंग में हम कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग या प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जिसके आधार पर हम किसी बिहेवियर की मॉडलिंग करते हैं। अब यहाँ पर आज का टॉपिक ये नहीं था, आज का टॉपिक है आपका दैट इज़ द गेम थ्योरी। व्हाट इज़ द गेम थ्योरी? तो यहाँ पर एक्चुअल में गेम थ्योरी जो है एक पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च नाम के एक सब्जेक्ट का। तो उसमें बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट को थोड़ा रिलेट कर रहे हैं। रिलेट करने का मतलब क्या है कि कैसे एक गेम थ्योरी का एक एस्पेक्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाके मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका मैथमेटिक्स होती है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में शुरू से ही अपने इस सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर हर चीज़ का मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल मॉडल की तरफ मैं ज़्यादा एम्फेसिस डालता हूँ। इसका रीज़न है मैथमेटिकल मॉडल हर चीज़ का ये डिफाइन करता है कि उसकी फ्यूचर आउटकम्स कैसे बन पाएंगे, कैसे फ्यूचर हम इसके फ्यूचर के बारे में कैसे सोच पाएंगे। ऐसे बहुत से होते हैं कंप्यूटर साइंस के, बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई वो कंप्यूटर साइंस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग का कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स का यूज़ ना हो, क्योंकि फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन भी मैथमेटिक्स ही करती है। तो मैथमेटिक्स से आप बच के जा नहीं सकते। प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरे देखेंगे, उसमें हर चीज़ का मैथमेटिकल मॉडल भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैथमेटिकल मॉडल के पर्सपेक्ट से, चाहे वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग हो, चाहे क्वांटम इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन इंटेलिजेंस हो।
ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं गेम थ्योरी को लेकर आया हूँ। तो गेम थ्योरी एक्चुअल में व्हाट इज द गेम थ्योरी, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ गेम थ्योरी होती क्या है। गेम थ्योरी बिल्कुल वैसे ही आप मान के चलिए जैसे कि आप अपने बचपन में हम एक गेम खेलते थे जिसमें चेस खास तौर से, एक हम बहुत से जब नए नए सेट्स आए तो उसमें चेस का बड़ा आया कि चेस खेलना है। तो चेस में आपका या लूडो है, उस लूडो में जो आपका प्लेयर होता था, जो सेकंड प्लेयर आपका अगर कोई खेलने वाला नहीं है, कोई सिंगल यूज़र है, तो सेकंड प्लेयर वो क्या सिस्टम को चुनता था। तो सिस्टम क्या करता था, एक मूव आर्बिट्रेरी मूव देता था और उस मूव के हिसाब से फिर नेक्स्ट जो आपका यूज़र होता था जो खेल रहा होता था सिंगल यूज़र, वो अपने मूव चलता था। तो ये पूरा प्रोडिक्शन का कैसे उसने नेक्स्ट मूव दिया और कैसे ये नेक्स्ट मूव की मेथोडोलॉजी काम की, क्या इसमें क्या फंक्शंस लगे, ये सब कुछ आता है गेम थ्योरी के अंदर। तो इसके गेम थ्योरी में बहुत अगर हम लेमैन की बात करें तो गेम थ्योरी क्या हो सकती है कि गेम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी अदर को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। एक अदर पार्टनर आपका है जिसकी अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, उस डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने प्रोसेस में, ठीक है। तो उसमें दो तरीके के जो है वो प्रिडिक्शंस लगते हैं। एक प्रिडिक्शन होगा उस यूज़र का और एक प्रिडिक्शन होगा उस अदर गेम या सिस्टम का, कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को हम कहते थे। ये हम कहते हैं कि अनदर प्लेयर जो है कंप्यूटर खेल रहा है, तो कंप्यूटर कैसे खेल रहा है, तो कंप्यूटर इसी गेम थ्योरी लॉजिक से खेल रहा होता है। और ये गेम थ्योरी लॉजिक इक्वली जो है वो इम्पॉर्टेंट है रोबोटिक्स के लिए, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जो आगे चल के ऑटोनॉमस मशीनरी के काम आए। तो एक रोबोटिक ऑटोनॉमस मशीनरी है, तो गेम थ्योरी कैसे रिलेटेड है उस ऑटोनॉमस मशीनरी के, यहाँ पे इसका डिस्कशन होना है। तो बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के टर्म्स मैंने बांट रखा है। एक छोटा सा स्नैपशॉट में तो 8-10 मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत कुछ है, कैसे प्रिडिक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मॉडल किस तरह से होता है, ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं, ये सब्सीक्वेंट जो है इसके अंदर काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर जो है आप उसको पढ़ेंगे। एक मैं आपको एक जो मेरा मोटो यहाँ पर ये है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं हमेशा से ओवरव्यू देता रहा हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी है और वो क्यों पढ़ना है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बस इसी के लिए मैंने इस चीज़ को टेकअप किया है। तो गेम थ्योरी को मैंने रिलेट किया है मशीन इंटेलिजेंस से और बाद में एक ऑटोनॉमस मशीनरी से, दैट इज द रोबोटिक, ठीक है। तो बात करते हैं गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी का पहला ही टॉपिक मैंने लिखा है मैथमेटिकल टूल दैट डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो किसी भी ऑटोनॉमस मशीनरी का बिहेवियर एक्चुअल में मॉडल होता है उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, कि किसी भी मूव को या कि जो नेक्स्ट स्टेप जो मशीनरी लेगी या मशीन लेगी उसके उस स्टेप को लेने की कितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब क्या कह सकते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी का घनत्व है, या और भी कह अगर थोड़ा सा रेफाइन करें कि कितनी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी का वो स्टेप, मतलब या हम कह सकते हैं वो मूव या वो प्रोबेबल मूव जो है वो एक मशीन चूज़ करे। तो ये सब कुछ जो है प्रोग्राम, ये सब कुछ आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग और फिटनेस फंक्शंस, आपके मेंबरशिप फंक्शंस, कई तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस, इन कई तरीकों से उनकी प्रोबेबिलिटी को एग्जिबिट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करते हैं। जैसे आप चेस का गेम खेलते हैं तो चेस में अगर इनिशिएट जो है वो आपका सिस्टम कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसके प्रोबेबल आउटकम्स फिक्स होंगे, ठीक है। और अगर पहली चांस आपको मिल रही है तो आपके एक मूव के बाद उसके जो चांसेस हैं सिस्टम के आपकी उस मूव के रिस्पेक्ट में वो भी फिक्स होंगे, ठीक है। तो ये जो फिक्सेशन है कि आपने इस मूव अगर इस क्वार्टर पे चला है तो इस क्वार्टर के चलने के हिसाब से सिस्टम एक डिफाइंड पाथ जो है वो मूव के टर्म्स में बनाएगा। तो वो डिफाइंड पाथ क्या होगा, तो वो उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से ही फाइंड किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ईच आउटकम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर आउटकम का एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। ये आउटकम कौन से आउटकम होंगे, ये आउटकम होंगे जो नेक्स्ट प्लेयर है उसके प्रोसेस को देखते हुए, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इस आउटकम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिसाइड करने को हम क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कहते हैं पे ऑफ। टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द पे ऑफ। इसकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज ही हैं जो एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर के हिसाब से चलती हैं। तो इसकी जो आउटकम के हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी, एक मूव की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करने को कहते हैं हम, दैट इज द कॉल्ड द पे ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं।
इसमें ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डिसीजंस जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट क्यों रखे गए हैं? क्योंकि एक जो आपका एक मूव जो भी चलेगा, चाहे सिस्टम यूज़ करे चाहे एक यूज़र हो, उनके मूव आपस में रिलेटेड होते हैं। हम ये नहीं कह सकते, अगर कोई लेमैन है जिसने नहीं देखा है वो ये कह सकता है कि सिस्टम ने आर्बिट्रेरी मूवमेंट किया, तो आर्बिट्रेरी मूवमेंट सिस्टम का प्योरली जजमेंटल नहीं है, प्योरली आप जज नहीं कर सकते कि आर्बिट्रेरी मूवमेंट है। वो उस आर्बिट्रेरी मूवमेंट के लिए या जो आपको दिखता है, परसीव करते हैं कि दिस इज एन आर्बिट्रेरी मूवमेंट, एक्चुअल में वो होता क्या है, वो एक उस मूव जो आपके सब्सीक्वेंट आप जिसके रिलेशन में आप वो मूव कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, वो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस मूव के रिस्पेक्ट में आपके पास जो सजेस्टेबल आउटकम्स हैं, उन सजेस्टेबल आउटकम्स में कौन सा ऑप्टिमाइज्ड आउटकम है उस रिलेशनल आउटकम के रिस्पेक्ट में, वही चूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिसीजंस होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, पहली बात। ठीक है, तीसरा क्या है, बेसिकली यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हिडन लेयर की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सिंपल लर्निंग डीप लर्निंग की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, हिडन लर्निंग में सारे बिजनेस लॉजिक्स आपके इंप्लीमेंट होते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग उस तरह की लर्निंग होती है जहाँ पे एक फ्रूटफुल मूव के लिए रिवार्ड और एक गलत मूव के लिए पनिशमेंट का प्रावधान। पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप सिस्टम को फिजिकली कुछ हैरेस करें। पनिशमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेस को कम एलोकेट करना भी पनिशमेंट में आता है आपके सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए क्यों यूज होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि हमें क्या करना है, उस जो मूव चला है उसकी ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया पर भी ध्यान देना है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया पे ध्यान आप कैसे दे पाओगे जब पता नहीं चलेगा कि ये मूव कितना ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये मूव जितना ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑब्वियस सी बात उसके पास अवॉर्डेड या हम कह सकते हैं रिवार्डेड पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने एक दिया है आपको समझ आने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज अ मैथमेटिकल टूल, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एक मैथमेटिकल टूल है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसमें आप जो सब्जेक्ट डील करेंगे, जो आपको इसके डिसीजंस को बनाएंगे, वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे कैसे, उसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास डिफाइंड है, जैसे कि इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी मॉडल, प्योरली प्रोबेबिलिटी मॉडल पर है। आसान सब्जेक्ट्स नहीं है, अच्छे खासे इन पे मतलब दिमाग की फजीयत होती है। क्योंकि इन सब्जेक्ट से आप कर क्या रहे हो, इन सब्जेक्ट से आप किसी मशीन के ऑटोनॉमस डिसीजन को बना रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में आईटीसी सब्जेक्ट एक होता है, इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग पढ़ना चाहिए, पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक सिमुलेशन मॉडलिंग नाम का सब्जेक्ट होता है जिसमें एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं, उसका इसमें जिक्र होना चाहिए, जिसमें कि आपके लियाओपनाओ स्टेबिलिटी थ्योरम होती हैं। तो इस तरह की जो थ्योरम्स होती हैं एडाप्टिव कंट्रोल की, वो एक्चुअल में हमें किस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, हमें अपने स्टेट को स्टेबल बनाना है कि जो डिसीजन लिया गया उससे पूरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बना रहे। अब स्टेबल बनने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंसेज में स्टेबिलिटी का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी यूज़र को एक्स्ट्रा प्रिविलेज या आउट ऑफ कंट्रोल ना मिल पाए, या किसी भी ऑटोनॉमस मशीन को आउट ऑफ कंट्रोल प्रिविलेजेस ना मिल पाए। इसके लिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम का पर्पस ही यही होता है, यहाँ पे लिखा भी है कि अचीवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी के को अचीव करना। कैसे करेंगे स्टेबिलिटी, अब इसका बहुत रियल टाइम, क्योंकि सारे हम जितने भी अपने कंसोल्स बना रहे हैं वो कंसोल्स किस बेसिस पे बना रहे हैं कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को ही मॉडल करना है बेसिकली। तो अगर हम नैश इक्विलिब्रियम से कह सकते हैं ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और ये एक स्टेट को स्टेबल बनाने के लिए काम आएगी। तो स्टेबल एक कोई भी स्टेट स्टेबल कैसे हो सकती है किसी भी ऑटोनॉमस मशीन की या कोई भी प्रोसेस की, ठीक है, या किसी भी सिस्टम की। तो स्टेबल तभी हो सकती है जब जो भी चांसेस आपके या जो भी रिसोर्सेज आपके पास हों, वो रिसोर्सेज जो आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को, एजेंट्स को दे रहे हैं, उनमें कोई भेदभाव ना हो। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में किसी भी प्लेयर के पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज अपने आप नहीं आ जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो इसके लिए सेटिस्फाइड ना हो, वो उसने इसके लिए कोई एडवांस प्रिविलेजेस का ऑप्शन या उसकी प्रोबेबिलिटी को इन्हेंस ना किया गया। ठीक है, तो बेसिकली यही ध्यान रखना। तो नैश इक्विलिब्रियम का टर्म इसमें बार बार आएगा और नैश इक्विलिब्रियम का पर्पस ही यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, तो इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कैसे रिलेटेड है ये गेमिंग थ्योरी रोबोटिक्स से, एक ऑटोनॉमस मशीनरी से कैसे रिलेटेड हो सकती है।
तो उसमें है असेसमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल मूव्स, जो हमारे मूव्स हैं उनको कैसे प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसका असेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम असिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, मतलब असिस्टेंस से रेजिस्टेंस तक। असिस्टेंस मतलब कि जो भी आपने प्रोबेबल आउटकम दिया है वो मशीन के सारे लॉस को ओबे कर रहा है, और कहाँ पे उसको लिमिट करना है वो रेजिस्टेंस के अंदर आया। लिमिट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने आपको पहले बताया रोबोटिक्स के प्रीवियस लेक्चर मैंने लॉज ऑफ रोबोटिक्स डिस्कस किए थे। एक्चुअल में हम लोग उसको लॉज ऑफ रोबोटिक्स बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है, लॉज ऑफ एन ऑटोनॉमस मशीन। इसमें ओबेंस था, ह्यूमैनिटी थी, वो पहले सबसे पहले आप ह्यूमन के जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको ओबे करेंगे, और सबसे लास्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, मतलब किसी भी हालत में आपको अबव टू जो है उसको सेटिस्फाई करते हुए थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये सब लॉज एक्चुअल में क्या है, चेक हैं। तो इन चेक को या हम किस कैटेगरी में डालेंगे, रेजिस्टेंस की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो ये लॉज किसके अंदर आते हैं, रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए लिखा है कि प्रिडिक्टेबल मूव्स का हम जितना भी अपना समाधान प्रिडिक्टेबल मूव्स का असेसमेंट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक उसकी लिमिट होगी, असिस्टेंस से रेजिस्टेंस तक, ठीक है। मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर हमें रुकना है, ये दोनों ही लिमिट हम इसको देंगे। और लिमिट किस बेसिस पर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास लॉस बने हैं वो हमारे रेजिस्टेंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से एक ऑटोनॉमस मशीनरी से गेम थ्योरी रिलेटेड है। अब इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं कि जो सामने वाला मूव जो है वो किस बेसिस पे करता है। हम जानते हैं कि एक प्लेयर वन ने कोई मूव, एक ह्यूमन बैठा हुआ है सामने, उसने एक मूव चला, तो चेस के जो सिस्टम जो खेल रहा है उस चीज़ को उसने क्या किया, उसने उस ब्लॉक के, जैसे यूज़र ने एक ब्लॉक चला, उस ब्लॉक के जब उस ब्लॉक को चलने के बाद उसके पास सजेस्टेबल आउटकम्स थे कि अगर ये उसने हर एक ब्लॉक को वो जो है हर एक ब्लॉक को उसने स्पेसिफाई कर रखा है पहले से कि इस ब्लॉक पे अगर चलेगा तो हमारे पास ये आउटकम्स हैं, अगर ये ब्लॉक चलेगा तो ये आउटकम्स हैं। तो उस आउटकम के हिसाब से उसने मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड जो ऑप्शन उसने चुना। अब मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कैसे चुनेगा, वो इसी वजह से चुनेगा जैसे कि पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसको इस चीज़ के लिए इजाज़त देगा। अब ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे होगा, तो पीडीएफ का कैलकुलेशन होता है आईटीसी के अंदर, इसको मेंशन किया जाता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग इसका एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बेसिकली सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है इसमें, ठीक है। तो गेम थ्योरी का थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पाएँ कि एक्चुअल में आप गेम थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। और जो है इसके अलावा आप इसके अंदर इसके आगे बहुत कुछ अगर और जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और स्कैप रोबोटिक्स का टर्मिनल है ही, उस पर आप जो है अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में आप पोस्ट कर दीजिएगा तो मैं जान जाऊंगा कि यहाँ पर इस बच्चे को यहाँ पर या इस कैंडिडेट को यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसको और एलेबोरेटली मैं समझाऊंगा। और एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट आपसे करनी थी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं और जो है सब्सक्राइब करते हैं मेरे कहने पर। और आपसे प्रार्थना है, चूँकि हमारा ये जो स्कैप रोबोटिक्स का मोटो ही है कि क्वालिटी एजुकेशन, और हमारा जो एक्चुअल किसी टॉपिक के अंदर जो एक्चुअल पढ़ने के लिए मटेरियल है उससे डेविएशन ना हो पाए, तो उसकी सही राह दिखाना कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पर जब आप जाते हैं तो उनको तो वो चीज़ पता ही होती है, एकेडमिक लेवल पे ये गैप जो है चूँकि बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ की नीड है कि हम इस चीज़ को आपके सामने समक्ष लाएँ। तो लास्ट एक बस रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, इस स्कैप रोबोटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। कोई डाउट्स एंड सजेशंस हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।